Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called Oppenheimer। एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी जिसने इस धरती पर एटॉमिक एनर्जी के साथ रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स कायम करे और बन गया द फादर ऑफ एटम बॉम्ब। क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन में बनी क्लीन मर्फी के थ्रू एक्टिंग बाय दिस मूवी ओपनहाइमर एक ऐसी कहानी है जहां पर इंसान के जुड़े उन पहलुओं को दर्शाया गया है कि आखिर क्यों उसने अपने आप को महाकाल मृत्यु का देवता बना दिया, जिसमें उसकी इंस्पिरेशन थी खुद हमारे भारत की भगवत गीता, जिसमें कृष्ण जी के थ्रू साफ साफ लिखा था कि मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही संसार का विनाशक हूँ। और अब जब इतनी तारीफ हो चुकी है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में ही हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर क्लीन मर्फी यानी कि ओपनहाइमर दिखाए जाते हैं। इस वक्त उनके ऊपर एक केस चल रहा था और ये कहानी प्रेजेंट टाइम में चल रही थी, जिसके बाद यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एसीसी की हेड लेविस स्ट्रॉस को देख पाते हैं, जिन्हें की प्ले किया है खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। इस कहानी में कैरेक्टर्स को चुन चुन कर लिया गया है और जिन भी कैरेक्टर्स ने एक्टिंग करी है, अगर आप एक्टिंग के फैन हैं तो इस मूवी को दिल से अपना बना लेंगे। मगर अगर आपको ज्यादा एक्शन, ड्रामा और थ्रिल पसंद है तो आई थिंक ये मूवी आपके ऊपर से जाने वाली है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एक छोटी सी कोर्ट में, जहाँ पर ना ही कोई पब्लिशर्स होते हैं, ना ही प्रेस काउंसलिंग होती है और ना ही कोई आम पब्लिक बैठी होती है। और इस मीटिंग का मेन मुद्दा था कि क्या ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर हुए बड़े धमाके के अंदर इन्हीं का ही नाम आगे आ रहा था। और फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप बचपन से ही ऐसे तबाही दिमाग वाले थे, जहां से एक कहानी उनकी कॉलेज टाइम में शिफ्ट होती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि अपनी केमिस्ट्री क्लास में जब टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे तब उनका ध्यान कुछ ज्यादा फोकस्ड नहीं था, क्योंकि उनके दिमाग में तो एटॉमिक एनर्जी घूम रही थी कि कैसे क्वांटम फिजिक्स काम करती है। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि दिखने में इतने छोटे होते हैं कि हर चीज ठोस नजर आती है। देखा जाए तो एक इंसान भी इंसान के आर पार जा सकता है और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हमने द फ्लैश मूवी में भी देखा था। इस बीच काम करते करते उनसे एक बोतल टूट जाती है, तभी उनके टीचर उन पर गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यहीं पर क्लास में रहकर इन सभी बोतल्स को अपनी जगह पर जमाना होगा। जिस पर ओपनहाइमर का कहना था कि आज नील्स बोर का बड़ा लेक्चर है और मुझे वहां पर जाना है। नील्स बोर उस टाइम के जाने माने फिजिसिस्ट थे और इस वक्त उनका लेक्चर सुनने के लिए हर कोई उतारू हो चुका था। वहां से उनकी टीचर और पूरी क्लास तो चली जाती है, मगर ओपनहाइमर से कहा जाता है कि तुम्हें इसी क्लास में बैठकर यहाँ की सारी केमिकल बोतल्स को जमाना होगा। गुस्से में आया ओपनहाइमर अपने टीचर के ही सेब में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और भीगते हुए बरसात में पहुंच जाता है उसी लेक्चर को अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पर जब नील्स बोर अपना लेक्चर खत्म कर चुके थे तो उनका क्वेश्चन था बाकी पब्लिक से कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में। तो वहां पर ओपनहाइमर का उनसे क्वेश्चन था, मगर ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीटेड था, क्योंकि सेम क्वेश्चन उन्होंने उनसे लंदन में भी पूछा था। अब खैर ये उनकी सबसे बड़ी गलती कहा जाए या फिर उनकी किस्मत, क्योंकि अगले दिन उसी क्लास में उनकी टीचर के सामने नील्स बोर भी खड़े थे और वहां ओपनहाइमर को अकेले बुलाया जाता है। मगर दिक्कत की बात ये थी कि जो सेब के अंदर ओपनहाइमर ने पॉइजन मिलाया हुआ था वो उस वक्त नील्स बोर के हाथ में था। नील्स का ओपन से कहना था कि देखो तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा आगे है, मगर तुम्हारी थ्योरीज में थोड़ी कमी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी थ्योरीज को और मजबूत करो, इस शहर से कहीं दूर जाओ, एक कॉलेज का नाम तुम्हें बताता हूँ, वहां बैठकर लॉरेंस से मिलो, वो तुम्हारी एटॉमिक एनर्जी में कैसे और आगे बढ़ा जाए और थ्योरीज को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उसमें हेल्प करेगा। उस वक्त न्यू मैक्सिको में फिजिक्स का आना एक बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी, एटम बॉम्ब्स और इसी के साथ फिजिक्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। मगर ओपनहाइमर एक रशियन होने के बावजूद भी अमेरिका को अपनी पूरी शिद्दत से अपना चुका था और अमेरिका के लिए एटॉमिक एनर्जी पर कुछ एक नई खोज करके कुछ नया सामने लाना चाहता था। अब यहाँ से कहानी काफी बार पैरेलल चलती जाती है, कभी कोर्ट रूम में आती है तो कभी प्रेजेंट में तो कभी पास्ट में और कभी कभी उस वक्त की झलकियां जब धमाका हो चुका था। तो यहाँ से कहानी को सिंप्लीफाइड करते करते मेन पॉइंट्स पर बात करता हूँ। अमेरिकन और रशियन के बीच में कभी भी बना नहीं करती थी और इनके बीच की जो मेन कड़ी थी वो थे कम्युनिस्ट, जो कि इन दोनों ही देशों के बीच में झगड़े को भड़काने का काम किया करते थे। एक दिन ऐसी ही एक कम्युनिस्ट की पार्टी में जब ओपनहाइमर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात जीन नाम की एक लड़की से होती है। देखते ही देखते इनके बीच में प्यार हो जाता है और एक सेक्सुअल सीन आता है। और यहाँ अगर मैं आपको बताऊं, ये मूवी अगर इंडिया में रिलीज हुई होती तो कब की बैन हो चुकी होती, क्योंकि गीता की कुछ पंक्तियां यानी कि संस्कृत के श्लोक जो पढ़े गए हैं वो सेक्स टाइम पर करते हुए पढ़े गए हैं। जीन ओपनहाइमर की फिजिक्स पर बहुत ही ज्यादा फिदा थी और वो जानती थी कि अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा कारनामा होगा तो वो ओपनहाइमर के हाथों से ही होगा। जहां पर जीन उसे वो पंक्तियां पढ़ाती है जिसमें श्री कृष्ण ने लिखा था कि अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, विनाश का कारक हूँ, सभी का अंत मुझसे ही होगा। अब इन लाइन्स को सुनकर कुछ लोग
कहेंगे कि क्या सिर्फ उस किताब को पढ़ लेने से ही ओपनहाइमर ने अपने आप को मृत्यु का कारक बना लिया, तो ऐसा नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी प्रेरणाओं का होना भी जरूरी होता है, और उन्हीं में से यही वो कुछ लाइंस थी जिन्हें ओपनहाइमर ने अपने दिमाग में बैठा लिया था। कुछ दिनों बाद ओपनहाइमर की मुलाकात लॉरेंस से होती है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब पर फिजिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब जहां कुछ थ्योरीज ओपनहाइमर की गलत साबित हो रही थी, वहीं फिजिकल एक्सपेरिमेंट कामयाब होते नजर आ रहे थे। इसी के चलते बहुत साल आगे निकलते हैं और यहाँ ओपनहाइमर की मुलाकात केटी हाइमर से होती है, यानी कि उनकी होने वाली पत्नी। रिलेशंस बढ़ जाते हैं और इनकी शादी भी हो जाती है। इन बिटवीन उनके रिलेशनशिप जीन से भी थे और वो कई बार उसके साथ मिलने के लिए भी जाया करते थे और साथ में सेक्स किया करते थे। मगर जीन हमेशा से ओपनहाइमर से कहती थी कि तुम्हें मेरे पास ही रहना चाहिए, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। लेकिन ओपनहाइमर का कहना था कि अब मेरी शादी हो चुकी है, हम एक रिलेशनशिप में साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हारा और मेरा अब दूर हो जाना ही बेहतर है। और एक दिन ओपनहाइमर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं ग्रोव्स, जो कि यूएस जनरल थे। उनका कहना था कि रशिया से हमें कुछ गुप्त सूत्रों से मालूम चला है कि वो लोग भी एटॉमिक एनर्जी या फिर एटॉमिक बॉम्ब पर काम कर रहे हैं। अगर हमसे पहले उनके पास ये विश्व ताकत आ गई तो हमारा खात्मा होने में कुछ पल ही लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस एटॉमिक साइंस में आपसे बढ़िया साइंटिस्ट और कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए भी एक ऐसा ही बॉम्ब बनाएं। मगर इस काम के लिए लगने वाली थी एक बहुत बड़ी जगह, काफी सारे साइंटिस्ट और बहुत सारा पैसा। जिसके बाद अपने ही रिसोर्सेज से ओपनहाइमर कुछ साइंटिस्ट की टीम बनाता है और एक लॉस एल्मोस नाम की जगह पर, जो कि कभी पहाड़ों और खेतों जैसी लगा करती थी, वहां पर एक नकली शहर बसाया जाता है, ताकि साइंटिस्ट तो तभी खुश रहेंगे जब उनकी फैमिलीज उनके पास रहेगी, और जब खुले दिमाग से काम होगा तो रिजल्ट्स भी प्यारे नजर आएंगे। एक दिन अपनी इक्वेशंस के चलते एडवर्ड नाम का एक शख्स उनके पास आता है और बताता है कि अगर एटॉमिक एनर्जी के अंदर इतनी सी भी गलती हुई तो एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे वो सारी की सारी तबाही आसपास के पूरे क्षेत्र यानी कि एरिया को अपने अंदर कवर कर लेगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए ओपनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टाइन से जाकर मिलते हैं, जहां पर उनका कहना भी सेम था कि अगर तबाही हुई तो एक बड़े पैमाने पर होगी। अगेन यहाँ से सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है, बातें ही बातें चलती रहती है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जाता है। कोई कहता है कि आखिर आपने अकॉर्ड पास ही क्यों किए इतने बड़े बॉम्ब को बनाने के लिए, तो कोई कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब कुछ करना जरूरी था, क्योंकि अगर दुश्मन देश हमसे आगे निकल जाता तो हमारा खात्मा होना तो बस कुछ पलों की ही बात होती। इस पूरे काम को करने में इन्हें करीब 2 साल से ऊपर का वक्त, ऊपर से $2 अरब की लागत और हजारों लोगों की मेहनत लगती है। इसी बीच ओपनहाइमर के पास खबर आती है कि मानसिक स्थिति के चलते जीन ने सुसाइड कर लिया है। इस बात पर वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो तो उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और ऊपर से जीन ने ओपनहाइमर से ये भी कहा था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। मगर ये वक्त बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि एटम बॉम्ब अपने पीक पर था, बस बनने ही वाला था और कुछ मेहनत और करनी थी। जब सभी साइंटिस्ट अपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो एडवर्ड ने हाइड्रोजन का भी ऑप्शन इन्हें दिया था, जो कि एटम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, मगर कोई भी अभी उसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अपनी इक्वेशंस के चलते ओपनहाइमर इस बात को जान गए थे कि अगर हाइड्रोजन बॉम्ब हमने बना लिया तो कोई और देश भी इसकी कॉपी किए बिना नहीं रहेगा, और अगर बाय चांस झगड़ा हो गया और अगर वर्ल्ड वॉर 3 लड़ा गया तो पूरी दुनिया धूल में मिल जाएगी। और अब वक्त आ चला था फर्स्ट टेस्टिंग का, जहां पर एक छोटे से नमूने के साथ धमाका किया जाना था, और वो धमाका भी इतना बड़ा था कि इनके सर से इनकी टोपी तक उड़ गई थी। सभी लोग अपने इन नमूनों से बहुत ही ज्यादा खुश थे, और अब ये बात प्रेसिडेंट तक पहुंचती है, जहां पर उनसे अकॉर्ड पास करवाना था कि ये बॉम्ब किस पर गिराया जाए। अब इस वक्त अमेरिका भी एक बड़ी ताकत और रशिया भी एक बड़ी ताकत थी, जिनके बीच में जापान लड़ रहा था। तो प्रेसिडेंट को अपना आसान शिकार जापान लगता है, जिनमें ये 16 जगहों को पॉइंट आउट करते हैं, और अब इनमें से इन्हें एक को चुनना था, जिसमें नाम आता है हिरोशिमा नागासाकी। अब यहाँ पर थोड़े से एटम्स के बारे में एक्सप्लेनेशन हो जाए। बेसिकली एटम्स जो होते हैं ये फ्यूजन्स पर काम करते हैं। जब तक एक फ्यूजन रिएक्शन नहीं होगा तब तक एटॉमिक एनर्जी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं आ पाएगी, और इस चेन रिएक्शन में जो सबसे खास केमिकल या फिर सबसे खास चीज जो काम में आती है वो होता है प्लूटोनियम। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि अगर बारिश आ जाए, पानी गिर जाए, तो फिर फ्यूजन रिएक्शन होने में मुसीबतें आ सकती है। और जिस दिन इनकी फाइनल टेस्टिंग थी उस दिन बरसात आ जाती है। मगर अगले ही दिन जनरल ग्रोव्स को न्यूयॉर्क पहुंचकर सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी थी कि क्या हमने इतने सालों में मेहनत करके जो चीज बनाई है वो सचमुच काम भी करती है या नहीं। और इस आखिरी दिन के कुछ घंटों पर ही इतने सारे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई थी, और फिर जाके फाइनली वो मोमेंट आता है जब सुबह के 5:30 बजे बरसात थोड़ी सी थमती है और सभी लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं, और शुरुआत होती है एक ऐसे धमाके की जिसने विश्व में अपना नाम रच दिया। देखा जाए तो पूरी कहानी का सिर्फ ये एक ही एटम बॉम्ब का धमाका था, मगर ये धमाका इतना बड़ा था कि मीलों दूर बैठे हुए लोगों के सर से टोपियां उड़ गई, इनफैक्ट धरती तक हिल चुकी थी। अपने इस प्रोजेक्ट मैनहट्टन
मिशन में कामयाब होने के बाद में यूएस गवर्नमेंट तैयार थी इस बॉम्ब को हिरोशिमा पर गिराने के लिए। अब यहाँ मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि पुरानी फुटेजेस कुछ दिखाई जाएंगी कि जब वो बड़ा बॉम्ब एक एरोप्लेन के थ्रू हिरोशिमा पर गिराया गया था तो उसका विस्फोट कितना बड़ा था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। सिर्फ डायरेक्टली रिजल्ट्स पर बात हुई कि जब हिरोशिमा पर ये बॉम्ब गिरा तो करीब 2,20,000 लोग मारे गए। इस खबर से हालांकि यूएस गवर्नमेंट बड़ी खुश थी, मगर अंदर ही अंदर ओपनहाइमर इस बात से दुखी थे कि उन्होंने कई सारे परिवार उजाड़ दिए, माओ से उनके बच्चे छीन लिए, बच्चों से उनका फ्यूचर छीन लिया। इनफैक्ट वो हादसा कितना ज्यादा दर्दनाक था, उनकी आंखों के सामने बस वही मंजर घूम रहा था। जिसके कुछ दिन बाद ओपनहाइमर को डायरेक्टली प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां पर ओपनहाइमर का उनसे कहना था कि देखिए हमने इस टेक्नोलॉजी पर जीत तो हासिल कर ली है, मगर मैं चाहता हूं कि हम इसका प्रोडक्शन यहीं रोक दें, क्योंकि अगर ऐसे और बने तो दूसरे देश हमारा मुकाबला करने के लिए ऐसे ही और बॉम्ब्स बनाएंगे, और बाय चांस अगर झगड़ा हो गया तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग, इनफैक्ट मासूम लोग मौत के घाट उतर जाएंगे, जिनमें खून के रंगे हाथों का श्रेय जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओपनहाइमर को। जिसमें प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये बॉम्ब तुमने नहीं बल्कि मैंने गिरवाया है, हाथ तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे रंगेंगे, और इस पर फ्यूचर में भी और काम होता रहेगा। अब यहाँ से कहानी कंप्लीटली कोर्ट रूम पर शिफ्ट हो जाती है, जहां पर सभी वकील, सभी पुलिस वाले और इनफैक्ट सारे के सारे साइंटिस्ट इन पर दलीलें देने लगते हैं कि आखिर कौन कौन कैसे जुड़ा हुआ था इस प्रोजेक्ट में, किसका क्या योगदान था। और यहाँ एंड में हमें पता चलता है कि स्ट्राउस यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो कि एक एंटी पर्सनालिटी के रूप में काम कर रहे थे इस मूवी में, 2 बार उनकी इंसल्ट हुई थी थ्रू ओपनहाइमर, और यही रीजन था कि वो उनसे बदला लेना चाहते थे, और उन्होंने ये सर्कमस्टेंसेस बनाए ताकि ओपनहाइमर मेंटली प्रेशर डालकर एक ऐसा हथियार बना दे जो दुनिया विनाशक हो। और तब सामने आती है कहानी की वो साइलेंट कैरेक्टर यानी कि केटी हाइमर, जो कि हमेशा से ही नशे में धुत रहा करती थी। बच्चे अगर रोते भी रहते थे तो कभी जवाब नहीं देती थी, मगर जिस वक्त उनके पति यानी कि ओपनहाइमर पर बात आई तो उन्होंने खुलकर बोला कि ये सारी साजिश लेविस स्ट्राउस की है। और एट द एंड कंक्लूजन में ये निकलता है कि उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाता है और ओपनहाइमर पे लगे हुए सारे इल्जामात भी हट जाते हैं। अब यहाँ कहानी के एंड में एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है इन बिटवीन ओपनहाइमर एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये वो वक्त था जब हाइड्रोजन बॉम्बिंग की कुछ इक्वेशंस एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिखाई जाती है, जहां पर उनका कहना था कि ये तबाही का एक बड़ा रूप ले लेगी, तो कोशिश करना कि ये सारी चीजें रुक जाए। और कहानी का एंड सिर्फ ये दिखाते हुए होता है कि मालूम तो ऑलरेडी ओपनहाइमर को चल चुका था कि अब हाइड्रोजन पावर भी वजूद में आएगी, लेकिन अगर वो वजूद में आई तो दुनिया में हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब इस मूवी को लेकर के मेरे कुछ पर्सनल वर्डिक्ट्स हैं जो कि मैं कहना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मूवी हर किसी के लिए नहीं है, तो अगर बेहतर रहेगा थिएटर्स में न जाकर ओटीटी पर आने का वेट करें, और फिर भी अगर जाना चाहते हैं तो फैमिली के साथ न जाकर के फ्रेंड्स के साथ जाएं, क्योंकि डिस्कशन में उनका ओपिनियन बहुत ज्यादा मायने रखेगा, और सेक्सुअल सीन से माँ बाप के जूते खाने से भी बच जाएंगे आप लोग। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें की एटॉमिक, क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फ्यूजन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनके बारे में नॉलेज है और वो और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, और ऊपर से कोर्ट रूम ड्रामा उनके लिए एक मोस्ट सेंसिबल टॉपिक है, तो यस दे गाइज आर गोइंग टू बी एंजॉय दैट मूवी। आई होप गाइज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं जानता हूं कि मैंने काफी सारे साइंटिस्ट के नाम नहीं लिए हैं, काफी सारे ईयर्स के नाम नहीं लिए हैं, काफी सारे प्लेसेस का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया है, मगर वो सब बोलने में, बताने में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये स्टोरी एक मूवी ना बनकर एक पूरी हिस्ट्री बुक बन जाती, और 10 मिनटों में एक हिस्ट्री बुक को एक्सप्लेन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आई होप गाइस कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। इसके बाद में और भी लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन चैनल पर आने ही वाले हैं, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड मूवी एंड एक्सप्लेनेशन। जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।